स्टूडेंट हम लोग रिवीजन कर रहे हैं अपना साउंड चैप्टर की, जो आपका U3 का सिलेबस में आएगा। सो साउंड चैप्टर की हम रिवीजन कर रहे थे, ठीक है। तो आज हम जो इसमें देखेंगे वो हम देखेंगे कि हमने ये तो पढ़ लिया कि साउंड की प्रोडक्शन कैसे होती है ना, प्रोडक्शन ऑफ साउंड ये तो आपको बता दिया ना हमने कि जो वाइब्रेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, है ना। बैक एंड फोर्थ मूव, या फिर आप कह सकते हो कि वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। फ्रॉम सोर्स से लेके फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, जो बीच में साउंड का ट्रैवल होता है वो कैसे होता है, आपके जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एयर में उनमें क्या होता है वाइब्रेशन होती है, और उन वाइब्रेशंस की वजह से आपकी साउंड जो है वो आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचती है, ठीक है। अब हम देखते हैं साउंड वेव्स इन एयर। साउंड वेव्स इन एयर, ठीक है। सॉरी। सो साउंड वेव इन एयर में क्या होता है, सो साउंड वेव इन एयर, इसमें हम क्या देखेंगे कि आपको पता है कि साउंड वेव जो है वो क्या होती है, आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। ये हमने पढ़ा था कि साउंड वेव क्या होती है, आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, आपका कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन, राइट। लॉन्गिट्यूडनल वेव में आपका क्या होता है, कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन। कंप्रेशन क्या होता है, जहाँ पे आपका डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। डेंसिटी पार्टिकल्स की ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल, उसको कंप्रेशन बोलते हैं। और जहाँ पे डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, मतलब डेंसिटी कम लो हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, रेयरफ्रैक्शन, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे साउंड वेव इन एयर। अब हम देखेंगे कि कैसे साउंड जो है वो एयर में सेटअप होती है जब हम किसी बॉडी को वाइब्रेट करते हैं। आपने अगर अपनी लैब्स में देखा होगा तो एक ट्यूनिंग फॉर्क होता है इस टाइप का, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, ट्यूनिंग फॉर्क। इससे हम अपना एक्टिविटी और प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं ट्यूनिंग फॉर्क से साउंड के लिए। सो ये एक टाइप का क्या होता है, ट्यूनिंग फॉर्क होता है। जस्ट अ मिनट। यस। सो ये आपका ट्यूनिंग फॉर्क होता है। ये अभी कौन सी पोजीशन पे है, ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है, ठीक है। मैं थोड़ा इसको ऊपर करके लिखती हूँ सो दैट आपको इजीली विजिबल हो। ठीक है, ये आपका ट्यूनिंग फॉर्क है, और ये ट्यूनिंग फॉर्क जो है ये अपनी कौन सी पोजीशन पे है, साइलेंट पोजीशन पे, ठीक है, नॉर्मल पोजीशन पे है। ये क्या बोलोगे आप इसको, नॉर्मल पोजीशन, राइट। ये कौन सी पोजीशन पे, अपनी नॉर्मल पोजीशन। जब ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे होगा कि मतलब उस टाइम अभी उसमें से कोई भी साउंड है वो पास नहीं करेगी, तो उस टाइम क्या होगा, वहां पे ऐसे होगा, ठीक है। मतलब अभी कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं हुई है, राइट। सेकंड केस में आपने क्या करना है कि इसके जो आपने क्या करना है, इसके यहाँ पे एक रबर बैंड को टाई करना है, और उस रबर बैंड से इसको क्या करना है, खींचना है, ठीक है। तो जब आप उसको खींचोगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसकी शेप जो होगी वो कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है। इस तरह से आने का मतलब कि जब आप इसके प्रोंग्स को आउटसाइड, जब आप इसको रबर बैंड से खींचोगे तो आप क्या करोगे, जो आपका ये ए है और ये बी है, तो आप क्या देखोगे, जो आपका प्रोंग ए है वो आउटसाइड मूव करेगा। तो ये क्या है, ये फॉर एग्जांपल ये एयर है ना, इसके अंदर पार्टिकल्स है। जैसे आप इसको आउटसाइड करोगे तो यहाँ पे एयर का प्रेशर इंक्रीज होगा। जब एयर का प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये क्या होगा, जब इसका प्रेशर पड़ेगा इस साइड में तो ये क्या होंगे, पार्टिकल्स जो होंगे वो आपके
उनकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, उनकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी उस साइड में। तो इस जहाँ पे डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो जाएगी उस पार्ट को आप कहते हो कंप्रेशन, ठीक है, उस पार्ट को आप क्या कहते हो, कंप्रेशन। इसी तरह जब वो रबर बैंड से आप उसको छोड़ोगे तो उस टाइम क्या होगा कि ये फिर से क्या हो जाएंगे, पहले आउटसाइड जाएंगे फिर इनसाइड आएंगे। जब इनसाइड आएंगे, यहाँ पे करके बताती हूँ, अब ये क्या हुआ, ये थर्ड केस है, ये है सेकंड केस, ये है फर्स्ट केस, ठीक है। जब ये आउटसाइड आपने खींचा तो ये ऐसे हुए प्रोंग्स, तो उस टाइम कंप्रेशन हुआ। जब इनसाइड करेंगे तो अब क्या होगा, डेंसिटी क्या हो जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी इसकी कम हो जाएगी, ठीक है, इस टाइप में होंगे। फिर क्या होगा, कंप्रेशन होगा, फिर रेयर फ्रैक्शन होगा। अब ये वाला पार्ट है रेयर फ्रैक्शन, ये कंप्रेशन, ये रेयर फ्रैक्शन, जैसे हमने देखा था अपने उस केस में। तो मतलब होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये टोंग है, तो मैंने इसको रबर बैंड से ऐसे खींचा तो ये ऐसे करेगा, ठीक है, मतलब मूव करेगा ना कुछ टाइम के लिए। तो उसमें क्या होता है कि कुछ रेयर फ्रैक्शंस होती है, कुछ कंप्रेशंस होती है। मतलब क्या, जहाँ पे डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स ज़्यादा होंगी वो कंप्रेशन होगा, जहाँ पे डेंसिटी कम होगी वो रेयर फ्रैक्शन होगा। तो इसी तरह कंटिन्यूसली आपके प्रोंग्स जो होंगे वो आउट स्ट्रोक इन स्ट्रोक करते रहेंगे, और आपका कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन जो होगा वो साउंड वेव में अल्टरनेटली दिखाई देगा। तो यही जो अल्टरनेट कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन होती है, यही आपका नेट रिजल्ट निकलता है किसका, कि जो आपकी साउंड वेव इन एयर है वो क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। साउंड वेव भी हमने किए थे ना प्रोड्यूस, तो वो क्या निकली, वो निकली आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर। इसी तरह आपने देखा प्रोपगेशन ऑफ साउंड, साउंड की प्रोपगेशन कैसे होती है, वो भी सेम इसी एक्सपेरिमेंट को यूज करके आप करते हो कि एक वाइब्रेटिंग फॉक लेते हो, ठीक है, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक लेते हो, और जब उसमें से साउंड पास करवाते हो तो आपको पता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है, कि अगर लॉन्गिट्यूडनल आपने देखा कि अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम यूज़ कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव को, साउंड वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, तो क्या होगा आपको पता है इसमें कि जो डायरेक्शन होती है वेव की, उसमें क्या है कि जो आपकी डायरेक्शन ऑफ वेव है वो पैरेलल होती है, डायरेक्शन ऑफ वेव इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, ठीक है, कि जो वेव की डायरेक्शन है वो क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ वेव जो है वो पैरेलल होती है इज टू द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है साउंड नीड्स अ मीडियम, मटीरियल मीडियम टू ट्रेवल। साउंड needs a material medium to travel, ठीक है। ये क्या है आपका कि साउंड को मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है, कि मतलब अगर साउंड जो है फॉर एग्जांपल ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, अब आपको यहाँ से यहाँ तक अगर फॉर एग्जाम्पल आप अपनी ही बात करो कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, तो आप क्या करोगे, या तो पैदल जाओगे या फिर किसी मीडियम के थ्रू जाओगे। फॉर एग्जांपल आप कार पे जाओगे या बस में जाओगे, किसी चीज़ में भी जाओगे, किसी चीज़ में भी ट्रैवल करके जाओगे। तो जिस चीज़ में आप बैठ के जा रहे हो उसको क्या बोलते हैं, मीडियम, है ना, कि इस मीडियम के थ्रू आप सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुँचे। तो इसी तरह अगर आपने अपनी साउंड को ट्रैवल करवाना होता है तो साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए भी क्या चाहिए होता है, मीडियम की ज़रूरत होती है। अब वो कौन कौन सा मीडियम होता है, वो आपका मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है, लिक्विड भी हो सकता है, या फिर गैस भी हो सकता है। इन तीनों में से आपका कोई भी एक मीडियम जो है वो हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर सॉरी गैस हो सकता है, ठीक है। इन तीनों में से आपका कोई भी एक मीडियम होगा तो क्या होगा, आपका साउंड जो है वो ट्रेवल इजीली कर सकता है, राइट।
अब हम देखते हैं कि आपका जो ये है सॉलिड के केस में कैसे मूव करता है, लिक्विड के केस में क्या होता है, साउंड ट्रेवल करता है, गैस के केस में क्या होता है। ठीक है, ये 3 मीडियम है आपके। अब इन 3 मीडियम्स में हम एक एक करके स्टडी करते हैं। ठीक है, सॉलिड के केस में हम एग्जांपल लेते हैं ट्रेन की। ठीक है, हम लेते हैं एग्जांपल किसकी, ट्रेन की। आपने देखा है कि ट्रेन में बच्चे क्या होता है कि जब ट्रेन आती है तो हमें कैसे पता चलता है कि ट्रेन आ रही है ना, कि अगर ट्रेन बहुत दूर है तो हमें तो उसकी आवाज़ भी नहीं आती है ना कि ट्रेन आ रही है। तो इजी एंड पॉसिबल वे क्या होता है इस चीज़ का, इजी एंड पॉसिबल वे कि ट्रेन आ रही है नहीं, हम क्या करते हैं, जो रेलवे लाइन होती है उस पर अपना एयर लगाते हैं। ठीक है, कान लगाते हैं किस पे, रेलवे लाइन पे। उससे क्या पता चलता है कि अगर आपकी दूर भी हो ना तो आप उसकी साउंड जो होती है वो सुन लेते हो। उससे क्या पता चलता है कि आपकी जो साउंड, हाँ वो क्यों पता चलता है, क्योंकि आपको पता है कि सॉलिड में क्या होता है कि आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल क्लोज्ड होते हैं एक दूसरे के, है ना। तो अगर एक में वाइब्रेशन होगी तो ऑटोमेटिकली बाकी सब में भी क्या हो जाएगी, वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो उसमें क्या होता है कि जो आपकी साउंड है वो इजीली मतलब फास्ट ट्रेवल करती है, किसमें, साउंड के केस में। तो इसीलिए जो आपकी रेलवे लाइन बनी होती है वो सॉलिड सब्सटेंस मतलब स्टील की बनी हुई है, इसलिए क्या हो जाती है उसमें साउंड फास्टर ट्रेवल करती है। और जो साउंड है वो स्टील में 15 टाइम्स ज़्यादा फास्टर मूव करती है, 15 टाइम्स क्या करती है, फास्ट मूव करती है देन इन एयर। ठीक है, सॉलिड में क्या है, ज़्यादा मूव 15 टाइम ज़्यादा फास्टर मूव करती है एयर, सॉरी साउंड, देन इन एयर। हाँ, और आपने एक और चीज़ देखी होगी सॉलिड के केस में, आप देखते हैं ना कि एक बॉय यहाँ पे खड़ा है और एक बॉय यहाँ है। ठीक है, उन्होंने क्या किया हुआ है, एक टीन कैन बनाया हुआ है, उसको ज्वाइन किया हुआ है एक थ्रेड के साथ, और एक दूसरे ने लगाया हुआ अपने एयर में। ठीक है, अगर ए यहाँ से कुछ बोलता है तो वो बी के पास सुनाई देता है। क्यों, क्योंकि वो किसके थ्रू मूव कर रहा होता है सॉरी, थ्रेड के थ्रू। थ्रेड के थ्रू जब वो मूव करेगा तो उसका, मैं बताती हूँ यहाँ से, रुको। फॉर एग्जाम्पल ये इन्होंने बनाया हुआ है टिन के बॉक्स, ठीक है, और इनको किससे कनेक्ट किया हुआ है, थ्रेड से। तो एक बॉय यहाँ पे खड़ा है, एक बॉय यहाँ पे खड़ा है, तो ये क्या है आपका, सॉलिड है, तो मतलब थ्रेड है आपका। ठीक है, अब क्या है, थिक थ्रेड है ये। इस बॉय ने क्या किया, कुछ बोला यहाँ पे, इस बॉय ने कुछ बोला यहाँ पे, और वो कहाँ पे सुनाई दिया, बी बॉय को। क्यों सुनाई दिया, क्योंकि ये मीडियम के थ्रू पास कर रही है आपकी वॉइस। वो कौन सा मीडियम है, वो है आपका थ्रेड, जो कि आपका क्या है, एक सॉलिड है। ठीक है, इसी तरह आपको पता, हाँ ठीक है, तो सॉलिड के केस में सबसे ज़्यादा आपकी मूव करती है साउंड। सेकंड आपका लिक्विड के केस में उससे थोड़ी कम करती है, एंड गैस के केस में क्या होती है, सबसे कम। क्यों, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसमें थोड़ी कम जो है वो साउंड जो होती है एज कम्पेयर टू बाकी के, वो कम मूव करती है। और आपने देखा होगा कि साउंड अगर आपकी एयर में, अगर आपका क्या है कि आपने देखा होगा, मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि साउंड जो है वो वैक्यूम में मूव नहीं करती। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए कुछ पार्टिकल्स चाहिए होते हैं ना, पार्टिकल्स के थ्रू ही क्या होती है आपकी साउंड जो होती है वो ट्रेवल करती है, क्योंकि इनमें बैक एंड फोर्थ क्या होता है, मूवमेंट होती है। तो ये एक में अगर साउंड पास होती है, एक इसने साउंड एनर्जी जब एब्जॉर्ब की, ये वाइब्रेट होता है, वाइब्रेटिंग होने की वजह से ये इसको एक्साइट करता है, फिर ये इसको करता है, इसी तरह क्या आ जाती है आपकी साउंड एनर्जी जो है वो क्या होती है, पास होती जाती है, डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। जब वैक्यूम की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, वैक्यूम का मतलब नो एयर, जब एयर ही प्रेजेंट नहीं होगी तो आपके मतलब कोई पार्टिकल्स ही प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है ना, एयर प्रेजेंट नहीं होगी तो कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है, जब कोई पार्टिकल ही प्रेजेंट नहीं होगी तो फिर एयर मूव कैसे करेगी, साउंड मूव ही कैसे करेगी, है ना, कुछ मीडियम ही नहीं है वहाँ पे। तो इसीलिए साउंड जो है वो
है ना, वैक्यूम में कोई एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है तो वो पॉसिबल नहीं होता साउंड के लिए फिर वो मूव आउट करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका मून का केस। नेक्स्ट इज केस ऑफ मून। ठीक है बच्चे, केस ऑफ मून में क्या है कि आपने देखा होगा कि जो आपके एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना जो मून पे जाते हैं वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली टॉक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एयर प्रेजेंट ही नहीं होती है मून में कि जो साउंड वेव को कैरी कर सके। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है मून के केस में, साउंड कैन नॉट बी हेयर्ड, ठीक है, साउंड कैन नॉट बी हेयर्ड, sound cannot be heard directly on the surface of moon, directly on the surface, directly on the surface of the moon, because there is no air on the moon, because there is no air on the moon to carry the sound wave, to carry the sound waves। ठीक है, क्या है बच्चे, मून के केस में क्या होता है कि जब एस्ट्रोनॉट्स आपके चांद पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वो एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो मीडियम होगा, अगर वो वैक्यूम होगा तो वैक्यूम में कोई भी एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो साउंड वेव किसके थ्रू ट्रैवल करेंगे? किसी के भी नहीं। तो इसीलिए साउंड जो है वो डायरेक्टली मून के सरफेस पे नहीं सुनाई देती, क्योंकि वहाँ पे कोई एयर प्रेजेंट नहीं होता मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से वो आपको जो साउंड वेव को कैरी कर सके। ठीक है, इसी तरह ना तो मून पे है और ना ही आउटर स्पेस में कोई भी एयर प्रेजेंट होती है। वो आउटर स्पेस जो है वो सारा क्या है, आपका वैक्यूम है, राइट। इसीलिए जो एस्ट्रोनॉट है जब वो मून पे लैंड करते हैं ना, या फिर किसी आउटर स्पेस पे चलते हैं, वॉक करते हैं, तो वो एक दूसरे से बात पता कैसे करते हैं? वायरलेस सेट से रेडियो वेव्स को यूज करके। ठीक है, ये था आपका मून का केस। अब नेक्स्ट और एक आपका इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड में क्या है आपका, क्या आपको पता है कि साउंड ट्रेवल करता है किसी मटेरियल मीडियम से। ठीक है, और साउंड जो है वो कुछ टाइम लेता है सोर्स से निकलने तक, सोर्स से निकल के डेस्टिनेशन तक पहुंचने में वो क्या लेता है, कुछ टाइम लेता है। तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो आपको बताती है कि किस रेट से आपके साउंड जो होती है वो ट्रेवल कर रही है किसी बॉडी से निकल के एयर तक पहुंचने में, है ना, कि कितना टाइम ले रही है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसपे स्पीड ऑफ साउंड जो है वो आपकी डिपेंड करती है। नंबर 1 क्या है आपका, कि जो आपकी स्पीड ऑफ साउंड है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, सबसे पहले वो किस पे डिपेंड करती है, वो कि कैसा मटेरियल मटेरियल का क्या नेचर है जिसके थ्रू उसने ट्रेवल करना है। ठीक है, कि मतलब वो देखेगा क्या वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। क्योंकि आपको पता है कि गैस में सबसे स्लो जो है वो क्या करती है, आपकी मूव करती है साउंड। ठीक है, गैस में क्या होता है, सबसे स्लोएस्ट मूव करती है, राइट। फिर उसके बाद लिक्विड में थोड़ी फास्ट करती है, राइट। फिर सॉलिड में क्या होती है, फास्टेस्ट। फास्टर एंड सॉलिड में क्या होती है, फास्टेस्ट। ठीक है, सबसे ज्यादा जो आपका साउंड मूव करती है वो किस केस में करती है, वो करती है आपकी सॉलिड के केस में, राइट। सो
एट रूम टेम्परेचर पे जो आपका स्पीड ऑफ साउंड है वो इन एयर में रहता है 344 मीटर पर सेकेंड। लिख देती हूँ आपको, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वो रहेगा आपका 344 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, ये है आपका गैस का केस, इसमें स्पीड इतनी रहेगी, गैस के केस में होगी इतनी। एंड स्पीड ऑफ साउंड इन, अगर आप बात करो आयन की, मतलब सॉलिड के केस में, तो वो रहेगी आपकी 5130 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 5130 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है आपका स्पीड ऑफ साउंड इन आयन, ठीक है। आयन के केस में आपके साउंड की स्पीड कितनी रहेगी, 5130 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि सॉलिड के केस में सबसे ज़्यादा स्पीड रहेगी, तो मतलब उतनी ज़्यादा साउंड फास्टर मूव करेगी। वाटर के केस में, मतलब लिक्विड के केस में इस कंपैरिजन थोड़ी कम है, और सबसे कम है आपकी किसके केस में, गैस के केस में, ठीक है। एक तो आपका स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है कि नेचर क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। एक तो नेचर पे डिपेंड करता है, और सेकंड किस पे डिपेंड करता है, सेकंड वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, सेकंड किस पे डिपेंड कर रहे हो, टेम्परेचर के ऊपर। कि अगर स्पीड ऑफ साउंड हम एयर की बात करें, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, उस टाइम उसकी स्पीड कितनी होगी, 322 मीटर पर सेकेंड। 322 मीटर पर सेकेंड का जब 0 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। और अगर हम स्पीड ऑफ सेम साउंड 20 डिग्री के ऊपर करते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर करते हैं, तो वो होगा आपका 344 मीटर पर सेकेंड। क्या होगा, 344 मीटर पर सेकेंड। क्या बोल रहा है कि मतलब आपकी स्पीड ऑफ साउंड वैरी कर सकती है, वो डिपेंड करेगी टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री होगा तो एयर में, तो उसकी साउंड इतनी होगी। अगर टेम्परेचर आपका 20 डिग्री गया तो आपकी स्पीड ऑफ साउंड इतनी होगी, ठीक है। मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि जैसे आपका टेम्परेचर राइज करता है, वैसे ही आपकी स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगी, इंक्रीज होती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि हॉट डेज में आपकी स्पीड ऑफ जैसे टेम्परेचर बढ़ा, गर्मी में आपने देखा कि अगर आप किसी को आवाज़ या कुछ लगाते हो तो वो ज़्यादा दूर तक जाती है ना। अगर टेम्परेचर कम, सर्दियों में अगर वही चीज़ आप करोगे तो वो क्या होगी, इतनी दूर तक सुनाई नहीं देगी। तो वो इसी वजह से होता है, क्योंकि साउंड की स्पीड जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। मतलब कि वो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे ही आपकी स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिपेंड्स ऑन द ह्यूमिडिटी। थर्ड है आपका कि किस पे डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल कि स्पीड ऑफ साउंड कम होती है कब, ड्राई एयर में, है ना। जब आप देखोगे कि ड्राई एयर होगी तो जो आपकी साउंड की स्पीड होगी वो क्या होगी, कम होगी। ड्राई एयर में क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड हमेशा कितनी होती है, हमेशा क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और अगर आपकी ह्यूमिड एयर होती है तो उसमें आपकी स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ड्राई एयर में स्पीड ऑफ साउंड कम होती है एंड ह्यूमिड एयर में इंक्रीज होती है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि जैसे आपकी ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है, इस केस में आपको क्या पता चलता है, जैसे आपकी ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है वैसे ही आपकी स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी।
जैसे ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो यही आपके सब चीज़ें थी जिन पे आपका स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है। फर्स्ट था आपका नेचर ऑफ द मटेरियल, सेकंड था आपका टेम्परेचर के ऊपर, एंड थर्ड था आपका ह्यूमिडिटी के ऊपर, ठीक है। अब एक है आपका सोनिक बूम। क्या होता है सोनिक बूम? राइट, सोनिक बूम क्या होता है बच्चे? आपने अगर टर्म सुपरसोनिक सुना होगा, सुपरसोनिक का मतलब आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे हैं ना, जैसे बुलेट्स, रॉकेट्स या एयरक्राफ्ट, इनके बारे में सुना होगा या देखे भी होंगे। रॉकेट्स या फिर आपके ये हाँ एयरक्राफ्ट हैं, रॉकेट्स एक्सेट्रा, है ना। और भी चीज़ें ऐसी होती हैं, इनकी आपने स्पीड देखी होगी। ये स्पीड ऑफ साउंड जो होती है ना एयर में, ये उससे भी फास्ट चलते हैं, ठीक है। इनकी जो स्पीड होती है ना, वो स्पीड ऑफ साउंड, एयर में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है ये उससे भी फास्ट होते हैं, वो ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो इनकी स्पीड को क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक स्पीड। इनकी स्पीड को हम क्या बोलते हैं? इनकी स्पीड को बच्चे हम बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड। अब ये सुपरसोनिक स्पीड क्या होती है? वो स्पीड, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट की वो ऑब्जेक्ट जिनकी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर से ज्यादा होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक स्पीड। ठीक है, अब एक लास्ट देखते हैं, द रेस बिटवीन साउंड एंड लाइट। रेस बिटवीन साउंड एंड लाइट, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? साउंड एंड लाइट के बीच में क्या क्या होता है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है, एयर में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कितनी थी? 344 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? अगर आपको पता होगा, वो थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आपने देखा होगा कि जब आपकी क्या होता है, लाइटनिंग होती है ना, या फिर जब रेनिंग सीजन होता है, ठीक है, उस टाइम क्या होता है? थंडरिंग भी होती है। अब आपने एक चीज़ नोट की है कि जब बिजली चमकती है या फिर थंडरिंग होती है, तो उस टाइम आपने देखा है कि पहले लाइटनिंग होती है, उसके बाद थंडरिंग होती है। ये चीज़ आपने कभी नोटिस की है? वो क्यों होता है ऐसा कि क्यों पहले बिजली चमकती है, पहले लाइटनिंग होगी, उसके बाद थंडरिंग होती है? वो इसलिए होता है बच्चे, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो स्पीड ऑफ साउंड से क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड। इसीलिए लाइट की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास पहले लाइट आती है और उसके बाद हमारे पास क्या आती है? साउंड आती है, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा जब क्रिकेट खेलते हो आप, तो जब हिट होती है ना बॉल, तो आपने क्या देखा होगा कि जब वो बॉल, मतलब जब आप बैट से क्या करते हो? हाँ, क्रिकेट की गेम में आपने क्या देखा होगा, जब आपकी बॉल जो है वो हिट करती है किसको? बैट को, तो वो पहले आपको वो चीज़ दिखती है और साउंड जो होती है वो बाद में आती है। क्यों? वो भी इसी वजह से ही होती है आपकी, क्योंकि आपकी जो सॉरी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड। या फिर आप देखोगे कि जब गन से फायर निकलता है ना, उस टाइम भी क्या होती है, जो ऊपर से थोड़ी सी लाइटनिंग निकलती है ना, चिंगारी जैसी, वो पहले निकलती है और साउंड जो होती है वो बाद में निकलती है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें आपको बताती हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। आज यहीं तक रखिए, नेक्स्ट हम अपना रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।